वो ऑप्शनल जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। हिंदी माध्यम से सफलता का जो औसत है वो कम है, अंग्रेजी माध्यम से अधिक है। तो अगर आप सक्षम है तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, नहीं सक्षम है तो आपको हिंदी ही लेना है। आप इसको बैरियर कहिए, मजबूरी कहिए, जो कहिए। आप बीपीएससी का रिजल्ट देखेंगे तो जो लोग हिंदी माध्यम से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा रैंक ला रहे हैं। जो भी चीज़ पढ़िए तो मानक चीज़ जो है ऑथेंटिक सोर्स है उससे पढ़िए। करेंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हैं मंथली। सेट प्रैक्टिस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि जो एडवांस स्टेज में है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जैसे जो 70, 75, 80 इस तरह के नंबर पर जो अटक जाते हैं तो उनको मैं अभी भी कहूँगा कि 60 दिन का समय काफ़ी होता है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको देखते रहिए। देखिए बिहार के लिए भी जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं हम उसी क्वेश्चन को ज़्यादातर देखे हैं। सबसे अच्छा जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो आपके अपने अंदर से जो आवाज़ आती है और आप खुद प्रेरित होते हैं तो वो सबसे अच्छा है। किसी दूसरे से आप मोटिवेशन जब लीजिएगा तो वो जो है मतलब क्या होता है कि एक लहर की तरह आता है। 5 दिन आपको मन में होगा कि अरे फलना बन गया है तो आपके भीतर भी दम मारेगा, लेकिन उसको वो टिकेगा तब जब आपके अंदर खुद मोटिवेशन होगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम बहुत नजदीक है, मात्र 60-70 दिन बचे हुए। दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे लोग पीटी की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में जरूरत होती है एक साथी की जो आपको बता सके किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन से बुक लिस्ट चुननी है और आपकी हर समस्या का जवाब दे सके। ऐसे में ही हमारे साथ उपलब्ध है, हमारे साथ बैठे हुए हैं सदय कुमार जी, जिनका अच्छा रैंक आया है और सरकारी स्कूल के टीचर होते हुए भी उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की है, सेल्फ स्टडी से तैयारी की है। हिंदी माध्यम से अच्छा रैंक लाना उनकी अच्छी उपलब्धि में से माना जाएगा। वैसे उनको बड़ा संकोच था इंटरव्यू देने के लिए, वो कहना चाहते थे कि मैं दिखावा नहीं करना चाहता या फिर मैं सामने चेहरा नहीं लाना चाहता अपना, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है और हमारे चैनल का मानना है कि बीपीएससी में कोई भी रैंक हो, यदि आप अधिकारी बनते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। और इसी कारण से आज मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ और आप ही के द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब इनसे हम लेंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे सदय कुमार जी का। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हालांकि आपको अपनी उपलब्धि छोटी लगती है, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत साबित होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। तो सबसे पहले उपलब्धि जो है कोई भी छोटी नहीं होती है, लेकिन उपलब्धि को बहुत बढ़ाना चढ़ाना भी मुझे बहुत ढंग से उचित नहीं लगता है और इसलिए मैं जो भी बातें आपसे पहले हुई वो इसी संदर्भ में हुई थी। ये आपकी शालीनता और आपका बड़प्पन के रूप में मैं इसे लूँगा। थोड़ा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए मेरा जो स्नातक है वो पॉलिटिकल साइंस से है, आर्ट्स बैकग्राउंड ही मेरा रहा है और आर्ट्स विषय में मेरी रुचि भी रही है। उसके बाद स्नातक के बाद मैंने बीएड भी किया है और टीटी उत्तीर्ण होकर के मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत भी रहा हूँ 2013 से। और इसी दौरान मैंने हिंदी में एमए भी किया है और उसके बाद से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा हुआ हूँ। खास करके मेरा फोकस जो है वो बीपीएससी की परीक्षाओं के ऊपर ही था और मैंने हिंदी विषय में नेट में भी उत्तीर्णता हासिल की है। ये बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक होते हुए बीपीएससी की तैयारी करना मतलब 9 to 5 का जॉब है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उसके अलावा भी आप बीपीएससी की तैयारी लगातार करते रहे, तो ये कितना कठिन रहा रास्ता या फिर पढ़ाई से जुड़े रहने के कारण ये रास्ता आसान रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए ये जो शिक्षक का जो काम हुआ, ये हमें जो जॉब मिला, तो ये जितनी भी मेरी चुनौतियाँ थीं इससे पहले उस सभी चुनौतियों को इसने आसान कर दिया और ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया है कि ये काम मुझे मिला और इससे मेरी बहुत सारी परेशानी दूर हुई। सबसे पहले जो एक बेरोजगारी का कलंक होता है वो बेरोजगारी का कलंक दूर हुआ। आज आप देख रहे हैं कि लोग पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगारी के कारण वो भटक रहे हैं और वो काफ़ी दबाव उनके ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो इस जॉब से हम इस तरह के दबाव से हम अलग हुए और फैमिली को भी हम सपोर्ट करने में सक्षम हुए और सब कुछ अच्छा चलता रहा। और ऐसा कोई विद्यालय में ये नहीं होता है कि बहुत टफ वर्क होता है, पढ़ने पढ़ाने का कार्य होता है, तो काफ़ी रोचक कार्य है, इसमें मेरी रुचि भी थी। और जहाँ तक समय की बात है तो अगर मैं जॉब में नहीं भी होता तो मैं जितना पढ़ता था उतना ही मैं पढ़ता। मैं 18 घंटा 16 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा अपना एक मिजाज है पढ़ने का, 2 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, बस यही मेरा चलता था। परीक्षा के समय में थोड़ा अधिक ये मेहनत होता था और जब परीक्षा नज़दीक आ जाती थी। और इसके अलावा जो विद्यालय है यह बिल्कुल परिवार की तरह है। यहाँ के जो भी शिक्षक साथी हमारे हैं उन लोगों से तन मन धन से लोगों का समर्थन हमें मिलता था और परीक्षा के समय में हमें छुट्टी के लिए सोचना नहीं होता था कि आज हमें कहीं परीक्षा देने जाना है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगा करके हमें गिराना है। इस तरह की नौबत भी हमारे पास नहीं आती थी। तो समझिए कि यही विद्यालय है और यह शिक्षक की जो नौकरी है ये मेरे सफलता की बुनियाद जो है वो यहीं से है। तो शिक्षक होना इनके लिए सहायक रहा, स्कूल का माहौल भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी रहा, यह बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि और भी शिक्षक जो लोग हैं वो लोग भी इस तरह से प्रेरणा लेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका ऑप्शनल क्या था, ऑप्शनल विषय क्या था, आपने वही ऑप्शनल क्यों चुना और दूसरा कि आपका माध्यम क्या था तैयारी का। देखिए मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और यहाँ भी मेरा हिंदी माध्यम ही था और ऑप्शनल मेरा अभी मैं 3 बार से 64, 65 और 66 यह तीनों एग्ज़ाम मैंने आपको हिंदी साहित्य ऑप्शनल रख के मैंने दिया है।
हिंदी साहित्य चुनने का क्या मकसद होता है? जैसे अभी आपका पीटी का फॉर्म भरा जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है ना फॉर्म इस कारण से नहीं भर पा रहे हैं कि ऑप्शनल कौन सा चुने, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि ऑप्शनल किस आधार पर चुनना चाहिए? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो 65वीं मुझे सफलता मिली है, तो ये 5वां प्रयास मेरा है। और इससे पहले हालांकि जब मैंने शुरू किया था तो गंभीर प्रयास मेरा नहीं होता था, लेकिन 60-62 से मैं गंभीरता से इसे ले रहा था। लेकिन असफलता के पीछे यह था कि जिस विषय को मैंने यह सोच कर लिया कि इसमें नंबर अच्छा आ जाएगा, लेकिन उस विषय में मेरी रुचि नहीं थी। तो वो ऑप्शनल जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। और मेरा हिंदी का बैकग्राउंड भी रहा है, हिंदी में रुचि रही है, मैंने हिंदी से किया है। तो हम देखें कि इसमें नंबर आए हमको या नहीं आए, हम इसको पढ़ेंगे, हमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, तो ये सोच करके हम लिए। तो ऑप्शनल के लिए जो भी दुविधा है, किसी को वैकल्पिक विषय लेकर के जो भी दुविधा है, तो उस दुविधा को बिल्कुल मिटा देना चाहिए। हर विषय में सफलता मिलती है, हर विषय में अच्छे अंक आते हैं। कहीं मतलब ये नहीं है कि आपको विषय के कारण हटाए। कुछ विषय हैं जहाँ अधिक लाभ है, जैसे अभी भूगोल हो गया या साइंस बैकग्राउंड से जो जुड़े हुए विषय हैं, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। अब मान के चलिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 250 नंबर किसी को मिल रहा है, मैथ्स में मिल रहा है, और हमसे मैट्रिक का मैथ नहीं बन रहा है, तो क्या हम उस ऑप्शनल को लेंगे? तो हमको 250 नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो यही चीज़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही विषय आप लीजिए, आपको उसमें खुद आप पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, आपको मन लगेगा और आप अच्छा करेंगे। तो सफलता को पहले सफलता के बारे में नहीं सोचिए, पहले पढ़ने के बारे में सोचिए कि क्या आप पढ़ सकते हैं, और उस आधार पर एकदम किसी तरह के द्वंद्व में नहीं रहते हुए निर्द्वंद होकर के आप अपने ऑप्शनल विषय का चयन कीजिए। बहुत साफ गोई से जवाब दे रहे हैं सर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाषा का कोई बैरियर तो नहीं होता? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में अच्छा नंबर आता है, इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा लोग सफल हो पाते हैं, तो इस तरह का कोई बैरियर तो नहीं होता हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में? देखिए, अभी अगर ये सीधा सीधी कह दिया जाए कि बैरियर नहीं है तो ये बात सही नहीं है। और हिंदी माध्यम से सफलता का जो औसत है वो कम है, अंग्रेजी माध्यम से अधिक है। तो दो कारण है कि आप देख लीजिए कि 2005 के बाद से लगभग लोग जो भी मैट्रिक कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब लोग इंग्लिश मीडियम है। तो स्वाभाविक है कि अधिक जो भी कैंडिडेट्स की जो संख्या है वह इंग्लिश मीडियम में ही अधिक है। और टेक्निकल बैकग्राउंड के जितने भी हैं या प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर के जो भी आ रहे हैं, उनका भी मीडियम इंग्लिश रहा है। दूसरी नंबर बात कि जो हिंदी माध्यम हम लोग लेते हैं तो हम चलताऊ भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम जो है वहाँ पर जो भाषा होता है वो काफ़ी, वहाँ जो लेखन शैली होती है वो काफ़ी कंसाइज होती है। और उसमें मटेरियल की भी उपलब्धता अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे मटेरियल्स, और जो जहाँ पे डीप जानकारी आपको मिलती है, अच्छे शोध मिलते हैं, अच्छे लेख मिलते हैं, तो आपको हिंदी में उपलब्ध नहीं है। और अगर हिंदी अनुवाद भी आपको मिलता है तो वो इतना बोझिल उसका भाषा है कि आप उसमें बहुत अच्छा आप कर नहीं पाते हैं। तो बैरियर थोड़ा सा है, लेकिन इसको सुधारना है। अब बैरियर है तो अगर आप सक्षम है तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, नहीं सक्षम है तो आपको हिंदी ही लेना है। आप इसको बैरियर कहिए, मजबूरी कहिए, जो कहिए। तो हमको तो हिंदी माध्यम, हमारी मजबूरी है कि हम हिंदी माध्यम रखे हैं, और इसमें ही अपना कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा किया जाए। जी, तो सर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि माध्यम कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन आप जिसमें सहज हो वही काम करें। अगर अंग्रेजी में सहज है तो अंग्रेजी जरूर लें, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप सहज नहीं हैं तो हिंदी माध्यम से भी आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं और सर से पूछते हैं कि इन्होंने रिसोर्सेज क्या चुने, खासकर पीटी और मेंस के लिए। वैसे सर से मैंने पहले भी पूछा था, तो रिसोर्सेज के बारे में इनका कुछ डिफरेंट नज़रिया था बाकी जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे, तो इनका नज़रिया जानने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। तो सर से पूछते हैं कि रिसोर्सेज आपने क्या अपनाए पीटी और मेंस के लिए? पीटी, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो हिंदी माध्यम की जो बात चल रही थी, तो देख लीजिए अभी भी आप बीपीएससी का रिजल्ट देखेंगे तो जो लोग हिंदी माध्यम से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा रैंक ला रहे हैं। कोई ऐसा पोस्ट नहीं है, या तो वो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो, उसमें अच्छी खासी संख्या हिंदी माध्यम वालों की है। तो एक बारगी आप ये नहीं कह सकते हैं कि माध्यम जो है वह खराब है। बस अगर आप हिंदी माध्यम में है तो उस भाषा की जो एक मानक जो भाषा होती है और जो होनी चाहिए आपकी लेखन शैली, उस स्तर तक आप अपने माध्यम को पहुँचाइए, ये होना चाहिए। अब रिसोर्स की हम बात करते हैं तो पीटी के लिए सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है सिलेबस। क्या होता है कि सिलेबस इसका बड़ा है तो उसको हम खंडित कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें इतिहास हो गया, उसमें बिहार का इतिहास है, फिर आपको भूगोल है, बिहार का भूगोल है, अर्थव्यवस्था से भी उसी तरह से है। फिर आप विज्ञान में देख लीजिए तो तीनों चीज़ है, जो भी सामान्य विज्ञान है, भौतिकी का, रसायन का और जीव विज्ञान का, और करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होना चाहिए कि आप किसी भी सेक्शन को दरकिनार नहीं कीजिए। हर सेक्शन, चाहे वो बिहार हो, साइंस हो, हर चीज़ पे आप पकड़ बनाइए। जहाँ से प्रश्न आ रहा है उसके बारे में आप पढ़ाई कीजिए। छोड़िए नहीं कि हम दो चीज़ को छोड़ देंगे और बाकी चीज़ पढ़ के हमारा काम उधर हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बच करके चलना होगा, आपको हर चीज़ करना होगा। जो भी चीज़ पढ़िए तो मानक चीज़ जो है, ऑथेंटिक सोर्स है, उससे पढ़िए। करेंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हैं मंथली, उससे आपका करेंट अफेयर्स अच्छा होगा।
और बहुत ज़्यादा उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप बराबर ये शिकायत सुनते होंगे लोगों का कि बहुत कुछ पढ़ के गए और वहाँ पे क्वेश्चन लड़ नहीं रहा है। तो बहुत कुछ मतलब प्रतिदिन और हर जगह से करंट बटोरने की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों चैनल यूट्यूब पर चलते हैं करंट के लिए, तो उस तरह अगर आप करेंगे तो करंट के पीछे ही रह जाएंगे। बस एक आप स्टैंडर्ड जो है मैगजीन उठाइए, या तो प्रतियोगिता दर्पण है या दृष्टि का करंट अफेयर्स है, इसको आप मंथली लीजिए, इससे आप अपडेट रहेंगे। उसके बाद एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सालाना जो आता है वार्षिकांक या परीक्षा के समय घटना चक्र का हो गया या दृष्टि का हो गया, तो वो उस तरह का एक ले लीजिए बढ़िया प्रकाशन का, तो आपका काम जो है लगभग चीज़ों से कवर हो जाएगा। ये हो गया। और बाकी विषयों को पढ़ने से पहले आपको सबसे ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मैट्रिक तक उनका सोशल साइंस का बैकग्राउंड होता है, इसके बाद बहुत लोग साइंस में चले जाते हैं, तो जो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है उसमें उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको शुरू कीजिए 6 से, कम से कम जो है 6 से लेकर के 8 तक आप बिहार बोर्ड की पुस्तक पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ लीजिए, जो भी है सुविधा आपको वो किताब पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हमको इसी चीज़ को पढ़ना है, मूल उसका उद्देश्य ये है कि जो टर्म्स हैं या जो बेसिक चीज़ है आप उसको समझिए। अब कुछ लोग हैं कि वो भूगोल पढ़ने सीधा जब वो तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पे जो टर्म्स आता है, अक्षांश है, देशांतर है, तो वो याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि जरूरी है कि इसको समझना है। तो जो भी टर्म्स है, बेसिक चीज़ है, उसको समझने के लिए आप 6 से लेकर के 8 तक कम से कम आप ये साइंस पढ़ लीजिए और सोशल साइंस जो भी है उसको आप वहाँ तक पढ़िए। उसके बाद स्टैंडर्ड में सब लोग जो करते हैं लुसेंट की बुक पढ़ते हैं या फिर घटना चक्र की है, या इंग्लिश मीडियम में जो लुसेंट का भी आता है, बहुत सारे प्रकाशन है, तो जो भी प्रकाशन का है आप ले लीजिए, क्राउन का है, जिससे आप करना चाहते हैं, जो आपको जच रहा है वो एक ऑथेंटिक बुक आप ले लीजिए। और सेट प्रैक्टिस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सेट प्रैक्टिस में आप 2 काम कर सकते हैं कि एक आपका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का जो संग्रह है, बीपीएससी में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। उसमें आपको क्या होगा कि 39वीं 40वीं से अभी तक का प्रश्न मिलेगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसके करंट को आप हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है उस समय के करंट का, और बाकी जो भी विषय से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है उसको आप अच्छे से कीजिए। और दूसरा नंबर हो गया कि उसको करने के बाद आप कोई ऑथेंटिक पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस ले लीजिए, अगर मार्केट में मिल रहा है। अगर नहीं ऑथेंटिक मिल रहा है तो आप सेट प्रैक्टिस नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें मूल प्रश्न रहेगा, जिस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, टफ सवाल रहेगा, कहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो वो उसका करने से कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता है। तो अगर अच्छा ढंग का मिल रहा है, आप प्रश्न से तुलना कीजिए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, वैसा अगर सेट प्रैक्टिस हमको मिल रहा है तब आप उसको लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए रेगुलर। ये तो रही कि जो लोग तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अभी जो 2 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है पीटी का, तो लोग अभी केवल पीटी पर फोकस करके तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि एक अच्छी सी रणनीति मिल जाए, 50 दिन 60 दिन की रणनीति मिल जाए जिसको कि करके लोग सफल हो सके पीटी में, उसके बाद तो खैर मेंस का लिखना ही है। तो इन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो 60 दिन के बाद एग्जाम देने वाले हैं? देखिए, जो एडवांस स्टेज में है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जैसे जो 70, 75, 80 इस तरह के नंबर पे जो अटक जाते हैं, तो उनको मैं अभी भी कहूँगा कि 60 दिन का समय काफ़ी होता है, और 10 दिन में आप चाहेंगे तो जो भी आपका बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप बेसिक चीज़ को तो पहले जान ही लीजिए, और उसके बाद आप जो भी बुक हैं जीके के उसको आप पढ़िए, और सेट प्रैक्टिस अभी भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उसको देखते रहिए, उसको 1-2 बार सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको मंथली आपके पास मैगजीन है तो आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि अब नोट्स बनाने का कम समय है, तो आप उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अगले बार उसको केवल उसी चीज़ को देखना होगा। तो हर मंथ का वो देख लीजिए। फिर जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो आपको ये एक जो सार संग्रह होता है करंट अफेयर्स का, उस तरह का कोई बुक ले लीजिए जिसमें साल भर का दिया हुआ है, उसको देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से 60 दिन काफ़ी समय होता है। बिहार स्पेशल के लिए आपने कौन सा बुक प्रीफर किया? जैसे मार्केट में क्राउन का अवेलेबल है, केबीसी नैनो का अवेलेबल है, इम्तियाज अहमद का अवेलेबल है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किताब ले कौन सी ना ले। कोई ऑथेंटिक किताब जो कि आपने पढ़ा और आपको बहुत ज़्यादा मदद किया, ऐसा कोई प्रकाशन यदि आप बताना चाहें तो? देखिए, बिहार के लिए भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं हम उसी क्वेश्चन को ज़्यादातर देखे हैं, और उसमें जो है वो आंसर का डिस्कशन भी दिया हुआ होता है। तो उसमें जो डिस्कशन है तो बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं, और अगर एक हिस्ट्री को आप छोड़ दीजिए तो भूगोल कमोबेश सब में वही बात है, और पॉलिटी बिहार का है तो कुछ वो अलग है नहीं। रह गया हिस्ट्री में थोड़ा बहुत वो डाउट होता है, तो उसके लिए आप इम्तियाज अहमद का भी ले सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस में भी जितना दिया है उसका अगर आप डिस्कशन अच्छे से देख लेते हैं, उसका जो विस्तृत उत्तर होता है, तो उससे भी आप बेहतर कर सकते हैं। और करंट के लिए, बिहार के करंट के लिए आप न्यूज़पेपर यहाँ पे देखिए, या फिर जब परीक्षा नज़दीक आता है तो वो आपको मिल जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें हम आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें क्या है कि वो क्वेश्चन आने की बात है, किस तरह का क्वेश्चन आया आप उसको पढ़ गए कि नहीं। अब किसी यूट्यूब पर भी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारा चैनल है,
तो कितना सारा आप प्रश्न करेंगे। तो बिहार के लिए आपको थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, वो उसको आपको देखना होगा सब चीज़ को। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो बहुत कुछ अब आते रहता है, और ग्रुप्स वगैरह में भी सोशल मीडिया पे अगर अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो हो गया। नहीं तो कोई आप एक जो बिहार जीके की तैयारी को यूट्यूब कोई चैनल करवाता हो, आप उसको देख लीजिए। और जो आर्थिक समीक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको तो पूरा देख ही लीजिए, न केवल पीटी के लिए लेकिन मेंस के लिए भी। और बिहार से जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आर्थिक समीक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 5-7 सवाल तक जो आपको है वो आर्थिक समीक्षा से आ जाता है। तो उसको आप अच्छे से आप देख सकते हैं, वित्त विभाग के वेबसाइट से आप उसको लोड कर लीजिए और प्रिंट भी करके देख सकते हैं, या उसका संक्षिप्त रूप आपको कहीं पर मिल रहा है उसको भी आप देख लीजिए। तो आर्थिक समीक्षा अच्छे से देख करके जानना होगा। ये आपके सवाल थे जो मैंने सर से पूछे हैं। और सर का यदि मैं सारांश बताऊं टोटल बात का, तो अभी आपको यदि तैयारी करनी है तो आपको लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, या फिर लूसेंट के स्टैंडर्ड का कोई भी जो जीएस का बुक आता है वो जरूर एक प्रीफर कीजिए, 2-3 बार उसको पढ़िए। उसके अलावा बिहार स्पेशल का इम्तियाज अहमद का किताब हो या फिर कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको जरूर फॉलो कीजिए। साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिए, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी वार्षिकी यदि मिल जाता है जहाँ प्रसार संग्रह मिलता है तो वो देखिए, या फिर यदि आपने अपना नोट्स पहले से तैयार किया हुआ है या फिर मंथली मैगजीन वगैरह आप पढ़ते रहें और अंडरलाइन किया हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही जी। सर अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी विद्यालय में पढ़ा रहे थे सर। बस लास्ट में एक कुछ मोटिवेशन के लिए यदि आप छात्रों को कहना चाहेंगे, खास करके जो स्मॉल टाउन के हम जैसे छात्र हैं जो कि हाजीपुर के आसपास से तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार में गाँव से तैयारी करने वाले जो छात्र हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है, और जो यदि बीपीएससी की सोचते भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है समाज से, गार्जियन से। बहुत लोग हंसने लग जाते हैं। जब मैंने तैयारी की शुरुआत की थी और मैंने पापा से बोला कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगा, यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो वो भी हंसने लगे थे और एक तरह से थोड़ा सा डिस्करेज लोग करते हैं, समाज के लोग भी बहुत डिस्करेज करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं और आपने ग्रामीण परिवेश से रहते हुए ही सेल्फ स्टडी से अपना प्रिपरेशन किया है और निकाला भी है, तो उन लोगों को मोटिवेट किस प्रकार से करेंगे आप? देखिए, सबसे अच्छा जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो आपके अपने अंदर से जो आवाज़ आती है और आप खुद प्रेरित होते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। किसी दूसरे से आप मोटिवेशन जब लीजिएगा तो वो जो है मतलब क्या होता है कि एक लहर की तरह आता है। 5 दिन आपको मन में होगा कि अरे फलनमा बन गया है, तो आपके भीतर भी दम मारेगा, लेकिन उसको वो टिकेगा तब जब आपके अंदर खुद मोटिवेशन होगा। तो सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। और आप ये चीज़ देखिए कि यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, बीपीएससी का देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत गरीबी में, अभाव में और बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त किए हैं, आप उनको देखिए। तो मोटिवेशन में आप हमेशा रहिए। और संसाधन की जहाँ तक बात है तो अब दूरी मिट रहा है, ऑनलाइन संसाधन भी बहुत तरह के उपलब्ध हैं। अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि संसाधन की जो अधिकता है वो संसाधन के अभाव से बड़ी समस्या है। अब आप जो है यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब पर लगातार घूमते हैं कि हमको कुछ संसाधन मिल जाए, तो भटकाव से बचना चाहिए। बहुत सारा आपको संसाधन मिलेगा तो उससे आप बचिए, और हर चीज़ को मतलब एक तरह से आप फॉलो नहीं कीजिए। आप सबसे बड़ा जो किसी भी परीक्षा के लिए, केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी वही होता है और कंपटीशन के लिए भी वही होता है कि जो आपका सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, सबसे बड़ा संसाधन आपका वही है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन के डिज़ाइन को देखिए, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप अपनी समझ को विकसित कीजिए। जब आप क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो आपका पूरा नक्शा आपके सामने बन जाएगा कि परीक्षा क्या है। और जब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, चाहे आपको कोई भी बुक पढ़ना हो, लक्ष्मीकांत का पढ़ लीजिए, किसी का पढ़ लीजिए, किसी भी विषय, जो भी विषय आपका है, किसी प्रकाशन का किताब पढ़िए, लेकिन आपको एक दिशा मिल जाएगा कि हमको इस नज़रिए से उसको पढ़ना है। तो सबसे बड़ा संसाधन आपका क्वेश्चन बैंक है। प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, बार बार देखिए, और उसी से आप अपना दिशा निर्धारित कीजिए और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और दूसरे से तुलना जो है नहीं करना है। देखिए, बहुत लोग जो है एक बार में सफल हो जाता है, हम 5 बार में सफल हुए हैं और वो भी सफल हुए हैं तो मेरा रैंक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पर भी मत जाइए कि कोई पहले बार हो गया है तो फिर आप जो है मोटिवेशन के बदला आप जो है वो नीचे आप गिर जाइएगा। तो उतना दुनिया को देखना भी नहीं है, आप अपने हालात को देखिए, अपने आपके अंदर क्षमता है, बस ये सोचिए कि हम करेंगे, जब जितना हम कर सकते हैं उतना, आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगा। और मोटिवेशन बनाए हुए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे सदय कुमार जी। और मैं ईमानदारी से यदि कहूँ तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, सफल लोगों से, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी आपके सामने रखा हूँ, लेकिन जितनी बेबाकी से सदय जी ने बताया है अपने बारे में या फिर जितना मोटिवेट किया है उतना बहुत कम लोग करते हैं। इतना साफ गोई से अपने बारे में बताना या फिर तैयारी के बारे में बताना, ये सब लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं तैयारी करने के बाद या फिर सफल होने के बाद। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, एकदम संकुचित शब्दों में बताएंगे और पूरा दिल का बात सामने नहीं आता। लेकिन सदय कुमार जी इंटरव्यू के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि आप इंटरव्यू जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही बात बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं, और दिल की बात जो है ना दिल तक हमारे दर्शकों के जरूर पहुंचेगी। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि असफलता से नहीं घबराना है। और जो लोग कई हमारे साथी लोग भी हैं जो कि कई बार से असफल हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को भी यही बात कहता हूँ
कि असफलता से नहीं घबराइए, प्रयास कीजिए, फेल कर गए तो कर गए, फिर जुटिए मेहनत करके। अब ये संघर्ष क्या है कि आपका अपना संघर्ष है, आपका पढ़ने का तरीका अपना है, आपके हालात अपने हैं, आपका परिवार अपना है। कोई दिल्ली पढ़ रहा है, आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ साधन मौजूद है, कोई काम करके पढ़ रहा है, तो सब लोग अलग अलग हैं। तो आप किसी को फॉलो जब करेंगे तो आप भटक जाएंगे, उसमें फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। तो आपको तो अपना रास्ता खुद बनाना है। आप अपने हालात के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार रास्ता बनाइएगा, तो आप अपनी गलती से सीखिए। हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों से सीखना चाहिए। अपना जो हमारा लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को समझना चाहिए, और जब हम गलती सीखेंगे उसको सुधारेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। और गलती जितनी कम होगी और जितनी जल्दी सुधार लेंगे और जितना अच्छा चीज़ को आप फॉलो करेंगे, भटकाव जितना आपका कम होगा, सफलता आपको उतनी अधिक और उतनी जल्दी मिलेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ईमानदारी से कहते हैं ना, इससे ज़्यादा मज़ा हमको पहले कभी नहीं आया था। तो एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप बहुत जल्दी इससे भी बड़ा लक्ष्य लेकर के अपने सामने आएंगे, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो इसी के साथ सदय कुमार जी को देते हैं विदा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।